राम ही राष्ट्र हैं और राष्ट्रवाद ही राम। पूरी दुनिया का एक बेताज बादशाह। अगर हमारे देश का हर आदमी डॉक्टर और इंजीनियर बन, हमारी नालियां कौन साफ करे? अगर दुविधा होगी तो ये राष्ट्रवाद की टीम उस दुविधा को भी दूर करने की कोशिश करेगी। हिंदुस्तान में यूनिवर्सिटी नहीं खुल रही, वो दुकानें खुल रही हैं जिनमें सिर्फ बिजनेस होता है। के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर बीजेपी काम करती है और रोज समझौता होता है। अमर राष्ट्र, उन्मुक्त राष्ट्र, उत्कर्ष राष्ट्र, यह मेरी बोली, यह सुधार समझौते वाली मुझको भाती नहीं ठिठोली। किसी ने पूछा राष्ट्रवाद क्या है? मेरे हिसाब से राष्ट्रवाद की सिर्फ एक ही परिभाषा हो सकती है, नेशन फर्स्ट सेल्फ नेक्स्ट। शिवाजी महाराज ने कहा था स्वराज की परिभाषाएं क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहला परिभाषा ये होना चाहिए कि आप अपनी मान बिंदुओं की रक्षा कर सके। अगर आप मान बिंदुओं की, अपनी संस्कृति की, अपने व्यक्तित्व की, अपने मानवाधिकार की रक्षा करने में समर्थ है, तभी आप एक स्वतंत्र और सशक्त राष्ट्रवादी कहलाने के काबिल हैं, नहीं तो नहीं है। आज दुनिया में दो देश इसके सबसे बड़े उदाहरण के रूप में मौजूद है। इजराइल पूरी दुनिया का एक बेताज बादशाह है। यहूदियों ने दुनिया को बताया कि मुझे पूरी दुनिया में काटो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा दो, मैं वहाँ सशक्त होकर पूरी दुनिया की बैंड बजा दूंगा। जापान, एक जापानी को पता होता है कि 25 किलोमीटर दूर अगर कोई किराने की दुकान है, वो जापानी की है तो वो चल के जाता है, उस किराने की दुकान में सामान खरीद के आता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो जापानी का दुकान है, सिर्फ इसलिए कि ये पैसा उसके देश में जा रहा है और आर्थिक उन्नति, टेक्नोलॉजी की उन्नति, हर उन्नति पर वो ध्यान देता है और अपने राष्ट्र को सशक्त करके उसने पूरी दुनिया के सामने ये परिचय दिया कि तुम लोग कितना भी बम गिरा दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं हर बार तैयार हूँ तुमसे लड़ने के लिए। टोनी ब्लेयर का इलेक्शन था और वहाँ का जो लोकल एमपी जो चुनाव के लिए खड़ा हुआ था वो हमारे घर आया वोट मांगने के लिए। तो मैंने उससे कहा कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर एजुकेशन, बिकॉज हमारे जो बच्चे हैं जब हिंदुस्तान में पढ़ रहे थे तो बहुत अच्छा कर रहे थे। हम बॉम्बे में थे, हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन यहाँ ना तो उनको होमवर्क मिलता है, लगता है कि उन्होंने कुछ पढ़ाई की है स्कूल में या घर पे क्या पढ़ते होंगे वो। तो उसने एक बहुत ही अच्छा जवाब दिया जो मुझे इतना सटीक लगा। उसने कहा हम नहीं चाहते कि हमारे देश का हर आदमी डॉक्टर और इंजीनियर बने। अगर हमारे देश का हर आदमी डॉक्टर और इंजीनियर बन गया तो हमारी नालियां कौन साफ करेगा, हमारे प्लम्बर का काम कौन करेगा? हम लोग उन मुद्दों पे बात करते रहेंगे, उन विषयों पे बात करेंगे, उन विषयों पे विमर्श करेंगे और जरूरत पड़ी तो संविधान के दायरे में अगर कानूनी सलाह, कानूनी कार्य भी अगर करना है, कोई पिटीशन देना है, उन सब मुद्दों को हम लोग उठाते रहेंगे। किसी के मन में अगर दुविधा होगी तो ये राष्ट्रवाद की टीम उस दुविधा को भी दूर करने की कोशिश करेगी। मैं आजकल लोगों के बीच में जब जाती हूँ तो मैं सारे युवा साथियों से यही कहती हूँ कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, पर पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि आज की तारीख में हिंदुस्तान में यूनिवर्सिटी नहीं खुल रही, बल्कि वो दुकानें खुल रही हैं जिनमें सिर्फ बिजनेस होता है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद हम सबको भी महसूस होता है कि उनके नेतृत्व में जब सरकार चल रही है भारत की, तो उसमें पूरी तरीके से राष्ट्रवाद झलक रहा है। पूरे देश के लोग भाजपा से लोग जुड़ते हैं, जिसका कारण है राष्ट्रवाद। उस राष्ट्रवाद के तत्व के बहुत करीब हम लोग समझते हैं, इसलिए उसके प्रचार की उसको जरूरत नहीं पड़ती, हम लोग खुद ही प्रचार करने लग जाते हैं। लेकिन हमारी बात सुनता कौन है? हम किसे अपनी बात कहेंगे और कौन हमारी बात सुनेगा? सत्ता हमारी बात नहीं सुनती है। क्यों नहीं सुनती? क्योंकि आपके पास हम बिखरे हुए तत्व हैं, बिखरे हुए ताकत हैं। ना कांग्रेस सुनेगी, ना बीजेपी सुनेगी, ना समाजवादी सुनेगी, कोई आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है। आपके पास समुचित, आपके मस्तिष्क में आपके पास विचार है राष्ट्र को कैसे चलना चाहिए, रोज समझौता हो जाता है। राष्ट्र के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर बीजेपी काम करती है और रोज समझौता होता है। रोज कांग्रेसी को चले आते हैं और बीजेपी कार्यकर्ता उससे बाहर हो जाते हैं। राष्ट्रवाद उससे पूछिए जिसका राष्ट्र छिन गया। ये राष्ट्रवाद पर बात करना, थीसिस करना, ये करना, वो करना बहुत अच्छा है, बुरा कुछ भी नहीं है, लेकिन जिन्होंने भुगता है ना, उनसे आप समझिए कि जब राष्ट्र नहीं रहता तब उनकी क्या दशा होती है। जम्मू कश्मीर पे हमने 2008 से चाइल्ड राइट्स और चाइल्ड प्रोटेक्शन पर काम किया। बड़ी सारी कमिटीज़ में, वहाँ पे ऑब्जर्वेशन कमेटी है जो कन्फ्लिक्ट्स रिलेटेड बच्चों की पे काम करती है, और बहुत सारे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़े रहे। पर जाने क्यों मानवीय संवेदनाओं पे काम करते हुए इतनी अमानवीय चीज़ें हमने देखी, और कोई भी संगठन, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो हमारे पास खड़ा होता। आज जो ज़रूरत है, जिस तरीके से मदरसाएँ बने हुए हैं, उसी तरीके से हमें गुरुकुल बनाने की ज़रूरत है, जो हमारी नई पौध बन के आए, जो एक एक्चुअल राष्ट्रभक्त बनेंगे। अभी क्या है, राष्ट्रभक्त तो हम सब हैं ही,
परंतु हमारी कुछ समस्या ऐसी होती है हमारे परिवार की, हमारी किसी और चीज़ों की भी, जो यहाँ जाने के बाद हमें उनको भी देखना पड़ता है। इसलिए हम पूर्ण रूप से राष्ट्र को नहीं दे सकते। एक्चुअल गुरुकुल बनेंगे तभी हमें सब कुछ मिलेगा। दोस्तों, ये एक पौधारोपण है, बीजारोपण है। राम ही राष्ट्र हैं और राष्ट्रवाद ही राम है। किसी भी राष्ट्र की मजबूती के लिए ये सबसे ज़्यादा जरूरी है उसमें राष्ट्रवादी लोगों की संख्या बहुमत में रहे। आज जो इजराइल का उदाहरण दिया जा रहा है, इजराइल हमारे लिए एक और अच्छी घटना हुई है। कल इजराइल ने अपने राजनयिक को अयोध्या में रामलला के दर्शन करने भेजा। उन्होंने रामलला के दर्शन करने के बाद बाहर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है उसमें यही बोले हैं कि आताताइयों का, व्यभिचारियों का, दानवों का दमन करने की सबसे अच्छी अगर संहारक शक्ति थी तो राम जी के ही पास थी। इजराइल घिर चुका है, इसलिए दमनकारियों का विनाश करने के लिए इजराइल खुद राम जी की शरण में आ